नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज की कक्षा को देखते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? विलियम सेल्डन, फ्रायड, जुंग या एल्डरफर। व्यक्तित्व वर्गीकरण की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी शारीरिक संरचना के आधार पर वो थे विलियम सेल्डन। सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया है वह 3 भागों में किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है गोलाकार जिसे हम एंडोमॉर्फिक कहते हैं, और दूसरा आयताकार जिसे हम मेसोमॉर्फिक कहते हैं, और तीसरा है लंबाकार जिसे हम एक्टोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। तो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण विलियम सेल्डन ने किया। अगला क्वेश्चन है, विलियम सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया? तो हमने देखा 3 भागों में व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेल्डन के अनुसार मेसोमॉर्फिक प्रकार का व्यक्तित्व किस प्रकार की शारीरिक संरचना से संबंधित होता है? मेसोमॉर्फिक, पतला या लंबा, मसल्स और ताकतवर, गोल और मोटा, कमजोर और पतला। तो मेसोमॉर्फिक जो होता है वह मसल्स और ताकतवर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मसल्स और ताकतवर, हृष्ट पुष्ट जिसे कहते हैं, मेसोमॉर्फिक प्रकार का व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है? एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है? सामाजिक और मिलनसार, नकारात्मक और आक्रामक, गंभीर और चिंतनशील, अनुशासित और कठोर। तो जो एंडोमॉर्फिक होता है वह सामाजिक और मिलनसार होता है। एंडोमॉर्फिक सामाजिक और मिलनसार होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना के किस प्रकार को पतला और लंबा कहा जाता है? किस प्रकार को पतला और लंबा कहा जाता है? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या हाइपोमॉर्फिक? तो पतला और लंबा एक्टोमॉर्फिक को कहा जाता है, एक्टोमॉर्फिक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं, जो गुण वाले होते हैं व्यक्ति, वो पतले और लंबे होते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्डन के वर्गीकरण में एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या होता है? एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या होता है? भावुक और संवेदनशील, या आक्रामक और साहसी, या शांत और चिंतनशील, या जुझारू और उदंड? जो एक्टोमॉर्फिक होता है वो शांत और चिंतनशील होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, शांत और चिंतनशील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस या डार्विन? तो शारीरिक द्रव्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस सबसे पहले सर्वप्रथम इसी व्यक्ति ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। यह कह सकते हैं कि सबसे पहले इसी व्यक्ति ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, वो भी कब? तो 400 बीसी में। 400 बीसी में इनकी पुस्तक का नाम है, हिप्पोक्रेटस की पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ मैन। क्या नाम है? नेचर ऑफ मैन। इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वह 4 भागों में किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला जो इन्होंने बताया काले पित्त वाले, दूसरा इन्होंने जो बताया पीले पित्त वाले, और तीसरा जो बताया श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले, और चौथा जो बताया रुधिर प्रवृत्ति वाले। इन्हें मेलनकोलिक कहा जाता है। पीले पित्त वाले को कॉलरिक,
और श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले को फ्लेगमेटिक और रुधिर वाले को सैंग्विन कहा जाता है। रुधिर वाले को सैंग्विन कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटस और गैलन के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक स्थिति पर, 4 शारीरिक द्रव्यों पर, आनुवांशिकता पर या शारीरिक संरचना पर? तो अभी हमने देखा हिप्पोक्रेटस का, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 भागों में किया है, तो 4 शारीरिक द्रव्यों के आधार पर आधारित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शारीरिक द्रव्यों के सिद्धांत में ब्लड, रक्त जिसे कहते हैं, या अधिक रुधिर वाले जो प्रवृत्ति वाले थे, का संबंध किस प्रकार के व्यक्तित्व से है? उदास, प्रफुल्लित, क्रोधित, चिंता करने वाले? तो जो अधिक रुधिर वाले हैं उदास कैसे होंगे, चिंता कैसे करेंगे? तो ब्लड या रक्त संबंध वाले जो होते हैं प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, न तो उदास, न तो क्रोधित, न तो चिंता करने वाले, प्रफुल्लित। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार फ्लेम, बलगम, श्लेष्मा जो प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं जिसे फ्लैग्मेटिक कहते हैं, की अधिकता किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है? उदास, चंचल, क्रोधित या शांत और स्थिर? तो जो फ्लैग्मेटिक होते हैं वो शांत और स्थिर होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शांत और स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर काले पित्त, ब्लैक बाइल का संबंध किस व्यक्तित्व से होता है? काले पित्त वालों का, काले पित्त वालों को क्या कहते हैं हम? मेलनकोलिक। काले पित्त वाले मेलनकोलिक होते हैं, निराशावादी होते हैं। मेलनकोलिक का मतलब ही होता है निराशावादी। तो प्रफुल्लित, शांत, उदास या क्रोधित, तो कैसे होते हैं? निराशावादी या उदास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, उदास या निराशावादी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीला पित्त, येलो बाइल से संबंधित व्यक्तित्व कौन सा है? पीले पित्त वाले उदास होते हैं, चंचल होते हैं, क्रोधित और आक्रामक होते हैं, शांत और संतुलित होते हैं। तो पीले पित्त वाले कैसे होते हैं? क्रोधित और आक्रामक होते हैं, पीले पित्त, येलो बाइल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सैंग्विन व्यक्तित्व प्रकार वाला माना जाता है? सैंग्विन, ब्लड बाइल, अधिक रुधिर वाले जो होते हैं, बलगम, रक्त, पीला पित्त, काला पित्त। तो सैंग्विन कौन है? ब्लड बाइल वाले हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, रक्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रक्त। अगला प्रश्न है, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर मेलनकोलिक व्यक्तित्व किस द्रव्य से संबंधित है? तो मेलनकोलिक हमने देखा ब्लैक बाइल वाले जो होते हैं, काले पित्त वाले। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, काला पित्त, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म, कार्ल जुंग, एरिक फ्रॉम, सिगमंड फ्रायड या मैक्स वेबर? तो रक्षा तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड की जो पुत्री थी जिनका नाम था अना फ्रायड, इन्होंने प्रतिपादित किया है। अब इनकी बिटिया हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार रक्षा तंत्र किसका संरक्षण करता है? रक्षा तंत्र किसका संरक्षण करता है? आत्मसम्मान का, सामाजिक मान्यताओं का, अहंकार का या व्यक्तित्व के विकास का? तो रक्षा तंत्र अहंकार का संरक्षण करता है, अहंकार का डिफेंस मैकेनिज्म, अहंकार, ईगो का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा तंत्र का उदाहरण है? रक्षा तंत्र का उदाहरण है तर्क संगति, नेतृत्व, कड़ी मेहनत या ध्यान केंद्रित करना? तो रक्षा तंत्र में रेशनलाइजेशन होता है, रिग्रेशन होता है, रिप्रेशन होता है ना? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, तर्क संगति, रेशनलाइजेशन, तर्क संगति, युक्तिकरण देना, युक्ति देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? जब व्यक्ति संतोषी हो, जब व्यक्ति तनाव में हो, जब व्यक्ति सामाजिक बनना चाहता हो या जब व्यक्ति खुशी में हो? तो जब व्यक्ति तनाव में हो तब रक्षा तंत्र का उपयोग करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं को किसी बाहरी कारण से जोड़ता है तो वह कौन सा रक्षा तंत्र है?
अपनी असफलताओं को बाहरी कारण से जोड़ता है। प्रतिगमन, प्रक्षेपण, तर्क संगति या दमन। तो अपनी असफलताओं को बाहरी कारण से जोड़ता है, उसे तर्क संगति कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। कोई ना कोई बहाना बना देगा, बाहरी कारण ऐसा दे देगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अपनी ही अवांछनीय इच्छाओं या विचारों को दूसरे पर थोपना किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है? दूसरों पर थोपना अपनी अवांछनीय इच्छाओं या विचारों को। दमन, प्रक्षेपण या प्रतिस्थापन या वापसी, रिग्रेशन। तो अपनी इच्छाओं या विचारों को दूसरों पर थोपना क्या होता है? प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए बचपन की आदतों की ओर लौटता है तो उसे क्या कहा जाता है? तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए बचपन की आदतों की ओर लौटता है तो उसे प्रतिस्थापन कहते हैं, दमन कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं या अस्वीकार कहते हैं। डेनियल, उसे हम प्रतिगमन के नाम से जानते हैं, प्रतिगमन, रिग्रेशन, वापसी, जिसे कहते हैं वापसी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वीकार, डेनियल, रक्षा तंत्र का अर्थ क्या है? किसी को दोष देना, वास्तविकता को नकारना या दूसरों की नकल करना या तर्क संगति करना। अस्वीकार का मतलब वास्तविकता से मुकरना या वास्तविकता को नकारना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मना कर देना, अस्वीकार कर देना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वास्तविकता को नकारना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र में दमन, रिप्रेशन का क्या अर्थ है? दमन, रिप्रेशन, अनचाहे विचारों को अवचेतन में दबा देना, किसी को दोष देना, आक्रामकता को व्यक्त करना या दूसरों की नकल करना। दमन, रिप्रेशन, तो अनचाहे विचारों को अवचेतन में दबा देना। कुछ ऐसे विचार जिन्हें आप व्यक्त नहीं कर सकते तो उसे क्या करेंगे? उसको रिप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, दमन कर देंगे, वह ऐसा दमन करेंगे कि अचेतन मन में चला जाएगा। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तनावपूर्ण स्थिति में अपनी नकारात्मक भावनाओं को किस सुरक्षित व्यक्ति पर निकालना किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है? अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी सुरक्षित व्यक्ति पर निकालना किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है? प्रतिस्थापन, दमन, अस्वीकार या प्रतिगमन। तो प्रतिस्थापन, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाला। सुरक्षित का मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कोई हानि ना हो, उसी व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालेंगे, अपने से छोटे पर, है ना। सुरक्षित व्यक्ति पर निकालना किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है? तो प्रतिस्थापन का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षा का नया ढांचा क्या है? एनईपी 2020 के तहत शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 8+4 या 6+4+2। आप सभी जानते हैं एनईपी का जो शिक्षा का जो नया ढांचा है वो 5+3+3+4 है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत किस वर्ष तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की गई है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक या कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना कक्षा 5 तक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, कक्षा 5 तक अनुशंसा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 10-12 की बोर्ड परीक्षाओं को कैसे सुधारने की योजना है? केवल एक वार्षिक परीक्षा, तर्क शक्ति और मूलभूत ज्ञान पर आधारित या प्रत्येक विषय के लिए कई प्रयास या सभी विकल्प सही है? कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को कैसे सुधारेंगे? तो एक वर्षीय परीक्षा, तर्क शक्ति और मूलभूत ज्ञान पर आधारित, प्रत्येक विषय के लिए कई प्रयास और सभी विकल्प सही। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया है? किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया है? वार्षिक परीक्षा आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या किसी भी प्रकार का मूल्यांकन नहीं। तो स्कूली शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया? दक्षता आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दक्षता आधारित। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा फाउंडेशन स्टेज का उद्देश्य क्या है? बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों का भावनात्मक और शारीरिक विकास, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, या केवल कक्षा के अनुशासन में सुधार, या खेल कूद और कला में शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार आरटीई किस कक्षा तक लागू करने का प्रस्ताव है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस कक्षा तक लागू करने का प्रस्ताव है? कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 12 या कक्षा 10? तो जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो कक्षा 12 तक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कक्षा 12 तक। आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा 12 तक। अगला प्रश्न है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।